मानवा की शुरुआत होती है एक खतरनाक जंग से। हम एक आदमी को देखते हैं जो इन लोगों का राजा होता है। ये नॉर्थन फ्रंटियर का लॉर्ड है, ड्यूक इलियन। ड्यूक इलियन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हम कुछ ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि अनडेड होते हैं। ड्यूक इलियन कहता है अनडेड की सेना का नंबर कुछ ज्यादा ही है और हवा में जो जहर फैला है वो बहुत खतरनाक है। तभी इनका एक सोल्जर यहाँ आके कहता है सर वहाँ देखिए, क्या वो अनडेड का नाइट डूरियन है। और हम एक अनडेड नाइट को देखते हैं जिसका सर कटा होता है और वो घोड़े पे बैठा होता है। जिसे देख के वो सोल्जर ड्यूक इलियन से कह रहा होता है हमारे हाई रैंकिंग के नाइट्स मौत से लड़ रहे हैं, हम इनके आगे जीत नहीं सके, हम अपनी पूरी सेना के साथ भी नहीं जीत सके, हमें यहाँ से भागना होगा। जो सुन के इनका राजा ड्यूक इलियन कहता है हम यहाँ से नहीं भाग सकते, नॉर्थन की वॉल ऑलरेडी गिर चुकी है और अगर सिटी का गेट टूट जाता है तो सबका खेल खत्म है, कुछ भी हो जाए हमें इन्हें रोकना ही होगा। तभी हम देखते हैं एक बंदा उस अनडेड नाइट डूरियन की तरफ भागने लगा अपने घोड़े से, जिसे देख के ड्यूक इलियन काफी हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर डूरियन की तरफ इतनी तेजी से कौन भाग रहा है। जिसपे उनका सोल्जर कहता है वो तो लॉर्ड यूरेन रॉक्स हैं जिन्हें साउथर्न मार्क्यूसेट ऑफ रॉक्स ने भेजा है। और हमें हमारी कहानी का मेन प्रोटोगनिस्ट दिखाया जाता है यूरेन रॉक्स, जो कि अपने डैगर से अनडेड नाइट डूरियन पे अटैक करता है। जिसे देख के ड्यूक इलियन कह रहे होते हैं एक ऐसा आदमी जो कि डैगर से लड़ता है पर उसका अपोनेंट डूरियन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आम सा डैगर डूरियन को मार सके। पर तभी हम देखते हैं जो डैगर डूरियन को लगा होता है वो उसे पिघलाने लगता है, डूरियन पिघलने लगता है उस डैगर के अटैक से। जिसे देख के ड्यूक इलियन काफी हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और हमारा एमसी यूरेन रॉक्स एक एक करके सारे अनडेड को ऐसे ही पिघलाने लगता है। जिसे देख के ड्यूक इलियन कह रहे होते हैं ये सब श्रापित अनडेड उसके एक सिंगल अटैक से मर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्वर्ग से आया हो हमारा फरिश्ता। और ये सब सुन के यूरेन रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है एक फरिश्ता, मुझे हंसाओ मत। और हम देखते हैं यूरेन रॉक्स के आगे काफी सारे सिस्टम विंडो ओपन हो जाते हैं, इसमें उसको काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। यूरेन रॉक्स कह रहा होता है जो भी इस बॉडी के लिए काम की चीज होगी मैं वो सब ले लूंगा। हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, एक लड़का जो कि अपनी नींद से उठा है और कहता है मैं कहाँ पे हूँ। तभी कोई उस लड़के से कहता है तो आप उठ गए यंग मास्टर। जिसे देख के वो लड़का कहता है वाह ये कितनी सुंदर लड़की है, पर इसके कपड़ों को क्या हुआ है और इसकी कमर पे तलवार क्यों है। ये लड़की कहती है क्या आपको ठीक लग रहा है, आप यहीं रहिए मैं प्रीस्ट को बुला के लाती हूँ। जिसपे वो लड़का कहता है एक सेकंड मेरी बात सुनो, मुझे कुछ पूछना है। अरे नहीं वो यहाँ से चली गई, पर आखिर मैं हूँ कहाँ पे। तभी उस लड़के की नजर आईने पे पड़ती है और वो अपने आप को देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है नहीं ये सब क्या है, मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है, मेरी असली इतनी प्यारी बॉडी कहाँ चली गई, आखिर मैं किसी मोटे इंसान जैसा क्यों दिख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये सब एक सपना है, अगर मैं दोबारा सो जाऊँ और उठ जाऊँ तो क्या सब ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे प्रीस्ट आ जाते हैं जो कहते हैं तो आप उठ गए यंग मास्टर। और हम प्रीस्ट के पीछे खतरनाक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तू इस घराने की बदनामी ने आखिरकार फैसला कर ही लिया उठने का। इसे देख के हमारा एमसी काफी डर जाता है और अपने मन में कह रहा होता है ओ ये खतरनाक आदमी कौन है। प्रीस्ट कहता है हाँ यंग मास्टर अभी अभी उठे हैं तो सजा बात के लिए बचा के रखिए। ये सुन के वो आदमी हमारे एमसी को इग्नोर कर देता है। प्रीस्ट कहता है एक ऐसा लड़का जो कि बेहोश हो गया था उसके हिसाब से तुम्हें इतनी चोट नहीं लगी है और तुम्हारा दिमाग भी सही लग रहा है, तुम्हारे ज्यादातर जख्म भी ठीक हो चुके हैं, ये अच्छी बात है। प्रीस्ट की बातों पे वही खतरनाक आदमी कहने लगता है ये अच्छी बात है, मुझे हंसाओ मत, ये अच्छा होता अगर ये उस दिन मर जाता। तूने अपनी मंगेतर को असॉल्ट किया है, तू जानवर कहीं के, तू ऑलरेडी 19 साल का हो चुका है, अब टाइम हो चुका है कि तू बड़ा हो जा। तेरे छोटे भाई ने भी अपना ऑरा ओपन कर लिया है और तू बड़ा होने के बावजूद भी सिर्फ मोटा होता जा रहा है दिन ब दिन। ऑरा का नाम सुन के हमारा एमसी थोड़ा शौक में आता है। वापस से वही खतरनाक आदमी कहता है जब तू पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो जाके अपनी मंगेतर से माफी मांग लेना। हमारा एमसी काफी कंफ्यूज होता है और कह रहा होता है मंगेतर। जिसपे वही आदमी कहता है हाँ तेरी मंगेतर इलिया, और अगर उसने तुझे माफ नहीं किया तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मेरी बात समझ में आ रही है ना। जिसपे हमारा एमसी कहता है यस सर। वही आदमी वापस से कहता है हमारी रॉक्स फैमिली की और बदनामी मत कर यूरेन। यूरेन नाम सुन के हमारा एमसी काफी शौक हो जाता है और कहता है मैं यूरेन रॉक्स हूँ, फिर तो तुम मार्कस विलिंगटन रॉक्स होगे। एमसी के मुंह से अपना नाम सुन के उस आदमी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तू साले कमीने अपने बा को नाम से बुला रहे हैं। और हमारे एमसी को चाटा जड़ देता है और एमसी दूर जाके गिर जाता है। प्रीस्ट और बाकी के लोग विलिंगटन रॉक्स को शांत कराते हैं। एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आगे हो क्या रहा है और वो बेहोश हो जाता है। वो अपने मन में कह रहा होता है ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये एक सपना है। और हमारे एमसी की दोबारा से आंखें खुलती हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर मैं इस सपने से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और हमारे एमसी के सामने वही लड़की आती है जो कहती है तो आप उठ गए। हमारा एमसी कहता है वेट तुम एरिन हो है ना। जिस पर लड़की कहती है हाँ। हमारा एमसी और परेशान हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है और कहता है तो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, क्या ये इसलिए क्योंकि मैं इलिया के पीछे गया था और उसने मुझे पीट दिया और मैं बेहोश हो गया। जो सुन के वो लड़की एरिन कहती है नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तुम अचानक से इतने फॉर्मल क्यों हो गए। ये सुन के हमारा एमसी बात को टालने के लिए हंसते हुए कहने लगा है हाँ सही कहा तुमने, वैसे मुझे इलिया ने मारा था है ना। जिसपे एरिन कहती है हाँ आपने यहाँ पे लेडी इलिया पे हमला करा
रहा था, जिसके बाद लेडी एलिया ने आपको जब तक मारा जब तक आप बेहोश नहीं हो गए। ये सुनने के बाद एमसी अपना सर पकड़ के अपने मन में कह रहा होता है, शिट शिट शिट, मैं गया, अब मुझे सब समझ आ चुका है। किसी तरह से मैं उस नॉवल के अंदर फंस चुका हूँ जो मैंने खुद लिखी है, पर प्रोटोगोनिस्ट बन के नहीं बल्कि एक ट्रैश विलन बन के जो हीरो से लड़ता है और कुत्तों की तरीके मारा जाता है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो कोई वेटून भी नहीं है। वेटून नाम सुन के एरिन काफी शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यंग मास्टर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। खैर हमारा एमसी रोने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है, मुझे जो कैरेक्टर मिला है यूरेन रॉक्स, अगर मैं इसके बारे में आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक घटिया इंसान है जिसके पास ना तो कोई टैलेंट है और ना ही स्किल्स और ना ही ये कभी कोई ट्रेनिंग करता है। ये बस एक नीच आदमी है जो कि अपने परिवार का नाम इस्तेमाल करता है और जब ये अपनी मंगेतर को खो देता है हीरो के हाथों और वो गुस्से में हीरो के ऊपर हमला करता है और कुत्ते की तरीके मार खाता है और एक बुरी मौत मर जाता है। आखिर ऐसी दुनिया में मैं कैसे सर्वाइव करूंगा? ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है पर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यूरेन के पास कौन सी एबिलिटीज है। वेट, मुझे कुछ आंसर्स के बारे में पता है और कुछ ऐसे आइटम जो अभी तक प्रोटोगोनिस्ट को नहीं मिले। ठीक है, मुझे जल्दी से तैयारी करनी होगी। एमसी अपने बेड से उतरता है पर वो गिर जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये बॉडी कितनी भारी है। एरिन एमसी के पास आती है और कहती है, क्या आप ठीक हो? जिसपे हमारा एमसी कहता है नहीं। तभी उसका ध्यान पड़ता है किसी चीज पे और वो हैरान हो जाता है। एरिन कहती है, आपको आराम करना चाहिए। एमसी अपने मन में कह रहा होता है, वेट, मैं इसे देख पा रहा हूँ, क्या ये इसलिए क्योंकि मैं पहले बेहोश हो गया था? क्या ये वो फेमस स्टेटस विंडो है? और हम देखते हैं एरिन के पीछे एक स्टेटस विंडो ओपन हुई होती है जो कि उसी के स्टेट्स दिखा रही होती है। एरिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यंग मास्टर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। यंग मास्टर हमारा एमसी है। हमारा एमसी कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़े समय के लिए शायद से पगला गया था, मैं अब ठीक हूँ, तो जाओ अपना काम देखो। एरिन हाँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। एमसी एरिन की स्टेटस विंडो को देख के कह रहा होता है, स्विफ्ट स्वॉर्ड लेवल 2। सही कहा, एरिन हमेशा से ही बाकी के नाइट से टैलेंटेड और स्ट्रॉन्गर रही है। पर ये क्या है अफेक्शन? ये अफेक्शन क्या है? क्या मैं किसी डेटिंग सिम में हूँ? क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने ज्यादातर डेटिंग सिम खेला है? और इसके आगे हमें कुछ खतरनाक से पैनल्स दिखाए जाते हैं। एरिन यहाँ से चली जाती है। हमारा एमसी सोच रहा होता है, चलो कम से कम अफेक्शन नेगेटिव में तो नहीं है यूरेन की बिहेवियर को देखते हुए। पर ये मेन पॉइंट नहीं है। एमसी दोबारा से अपने आप को मिरर में देखता है और ट्राई करता है स्टेटस विंडो ओपन करने का और स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है और हम देखते हैं यूरेन रॉक्स के स्टेट्स। हमारा एमसी कह रहा होता है, इन सारे स्टेट्स में से एक कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, 4 हेवनली वेनम आर्ट्स। एक सेकंड रुको, ये तो एक वेपन से जो कि मुझे काफी पसंद थी। एक पॉइजन और हिडन वेपन मार्शल आर्ट्स है जिसे हम द 4 हेवनली वेनम आर्ट्स कहते हैं। आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है? अगर मैं सच में द 4 हेवनली वेनम आर्ट्स को सीख लूं तो मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता हूँ। आगे जाके हमें वही स्पेशल ट्रेड के बारे में बताया जाता है, एक लैंड जो की चाइनीज नॉवेल्स में दिखाई देता है। शीचुआन प्रोविंस का एक मशहूर और पावरफुल सेट है जो जहर और चुके से मारने वाली टेक्निक में एक्सपर्ट है, बॉक्सिंग लेसेड हिडन वेपन्स के साथ। फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कहता है, आखिर सिचुआन टैंग क्लैन यहाँ क्या कर रहा है? ये तो एक मेडिवल फैंटेसी वर्ल्ड था, पर क्या होगा अगर मैं ये एबिलिटी को अनलॉक कर लूं तो? तभी हम मार्कस को देखते हैं, हमारे एमसी के फादर को। यहाँ एरिन आती है। मार्कस एरिन से पूछते हैं, क्या यूरेन उठ गया? जिसपे एरिन कहती है, हाँ वो थोड़ी देर पहले ही उठा है। मार्कस पूछता है कि आखिर वो कैसा दिख रहा है? जिसपे एरिन कहती है, वो पूरी तरीके से नॉर्मल तो नहीं लग रहा पर उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही है, उसकी बॉडी अभी भी खराब कंडीशन में है। मार्कस कहता है, इसने भी कहा था कि उसकी चोट गहरी नहीं है अभी के लिए। पर तुम्हें आज यूरेन कुछ अजीब नहीं लगा? नॉर्मली अगर हम उससे कहते कि इलिया से माफी मांगो तो वो ड्रामे करता, पर आज उसने माफी मांगने के लिए हाँ कह दिया। उसका नजरिया तो नहीं बदला होगा पर अभी के लिए वो बस शौक में होगा। कल तक वो पहले जैसा हो जाएगा और वापस से नाटक करेगा और इलिया से बदला लेने का सोचेगा। पीछे से एरिन कहती है, यंग मास्टर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मार्कस ये सुन के हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ के कहता है, मैं उसका बाप होकर भी उस पर हार मान चुका हूँ पर तुम अभी भी उस पर यकीन करती हो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मुझे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नाइट के तौर पर ही जीने देनी चाहिए थी। कितनी मुश्किल होती होगी तुम्हें उसे झेलने में। पर एरिन कहती है, नहीं, आज यंग मास्टर थोड़े बदले हुए लग रहे थे, पहले से डिफरेंट। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एरिन की आवाज सुनते हैं, क्या आप क्या कह रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? और हम हमारे एमसी को देखते हैं जो इस टाइम एरिन से कह रहा होता है, मैंने कहा मुझे एक्सरसाइज करनी है। तुम लोगों के पास ट्रेनिंग हॉल है ना? तुम लोग उसे ड्रिलिया कहते हो है ना? मुझे उस तरफ का रास्ता दिखाओ। एरिन ये सब सुन के काफी हैरान होती है और कहती है, आप कह रहे हो कि आपको ट्रेनिंग करनी है अभी? हमारा एमसी कहता है, हाँ, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर अपने मन में कह रहा होता है, मेरी ट्रेड आई ऑफ द क्रिएटर मुझे दूसरों के स्टेट्स देखने देती है, पर सिचुआन टैंग क्लैन कैसे अनलॉक करना है मुझे नहीं पता। शायद ये ओबेसिटी की वजह से है। अभी के लिए मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए और इसका कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। एमसी बाहर आ चुका होता है और एरिन के साथ चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है, इस मेंशन का गार्डन कितना बड़ा है, इसमें कितने सारे स्टेडियम आ जाएंगे। मैं पहले ही से थक चुका हूँ यहाँ चल चल के, पर जब मैं अपने कमरे में ट्रेनिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा मोटापा मुझे बार बार बेड पे ले आ रहा है। मैं डेफिनेटली होम वर्कआउट के लिए नहीं बनाऊं। इनके रास्ते में कुछ सर्वेंट्स आ जाते हैं। इन्हें देख के एमसी अपने मन में कहता है, और हाँ, जो भी सर्वेंट मेरे सामने आ रहा है वो सारे मुझसे नफरत करते हैं। और हम देखते हैं सारे के सारे सर्वेंट जो होते हैं वो एमसी से नफरत करते हैं, एक तरह से बहुत बुरी नफरत करते हैं। एमसी
एमसी अपने मन में कहता है, वेल जिस तरह का इंसान यूरेन था मैं इन लोगों को ब्लेम नहीं कर सका। तभी ये लोग ट्रेनिंग हॉल पहुंच जाते हैं। एरिन कहती है ये थर्ड ट्रेनिंग हॉल है, ज्यादातर नाइट्स पहला और दूसरा वाला यूज करते हैं। तभी एमसी नोटिस करता है यहाँ पे कोई और भी है, और हम देखते हैं जो बंदा यहाँ पे है वो एमसी से नफरत नहीं करता बल्कि डायरेक्ट उसे जान से मारना चाहता है। इसकी एफिनिटी -91 होती है, मतलब ये मारना ही चाहता है हमारे एमसी को। ये देख के हमारा एमसी डर जाता है। तभी हमें उस बंदे के स्टेट्स दिखाए जाते हैं। इस बंदे का नाम है रेका ओलियन और इसकी ट्रेट है क्विक स्वॉर्ड। ये रेका नाम का आदमी हमारे एमसी से कहता है, ओह माय, क्या यंग मास्टर खुद आए हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपको ट्रेनिंग हॉल में लेके आई है? एमसी चिल्लाते हुए कहता है, तुम रेका ओलियन हो, है ना? जिसपे ये बंदा कहता है, हाँ ये गर्व की बात है कि यंग मास्टर को मैं याद हूँ। एमसी का ध्यान रेका की स्वॉर्ड पे होता है और वो कहता है, हाँ मुझे ऑफ कोर्स तुम याद हो। एमसी एरिन के पास जाता है। एमसी अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसे रॉक्स कहेंगे। रॉक्स एरिन के पास जाता है और कहता है, एरिन क्या इस बंदे और मेरे बीच कुछ हुआ था क्या? जो सुन के एरिन कहती है, तुम्हें याद नहीं, कुछ सालों पहले जब मार्कस ने तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए फोर्स करा था तब उन्होंने रेका को बुलाया था जो यहाँ पे आया था एक ट्रेनिंग नाइट के तौर पे, पर तुमने उसके चेहरे पे एक निशान बना दिया अपनी तलवार से और हंसे हुए। उसके बाद मार्कस ने तुम पे गिव अप कर दिया। एमसी की नजर रेका पे जाती है और रेका काफी गुस्से से उसे घूरता है। एमसी अपने मन में यूरेन को गालियां देने लगता है और एरिन से कहता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, मेरा मतलब वापस चलते हैं। एरिन, यहाँ पे कोई और ट्रेनिंग हॉल नहीं है जहाँ पे मैं अकेला प्रैक्टिस कर सकूं? जिसपे एरिन कहती है, हाँ एक है तो फोर्थ हॉल, पर वो काफी दूर है और वहाँ की फैसिलिटीज भी काफी खराब है। जो सुन के रॉक्स काफी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है फिर वहीं चलते हैं। अगर मुझे अपना वजन कम करना है तो मुझे सही से करना होगा। एरिन थोड़ा हैरान होती है पर वो कहती है, ठीक है मेरे पीछे आओ। और ये लोग पहुंच जाते हैं फोर्थ ट्रेनिंग हॉल में। एमसी की नजर कुछ वेपन्स पे जाती है जो कि वहाँ रखे होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है, जो सीचियन टैंक क्लैन है वो स्मॉल वेपन्स को यूज करने में काफी माहिर है। ठीक है तो फिर शायद एमसी एक नाइफ उठा लेता है और अपना टारगेट सेट करके उसमें मार देता है, पर बुरी तरीके से उसका निशाना चूक जाता है। एमसी ये देख के कहता है, मुझे लगा था मैं इससे अनलॉक कर सका हूँ। फिर वो देखता है कि एरिन भी यहाँ पे खड़ी होती है, इसीलिए वो हंसते हुए कहता है, मैंने बस मजे में उसे फेंका था, हा भाई ऑलरेडी तेरा ऑरा माइनस हो चुका है, अब बहाने मत मार। फिर रॉक्स कहता है, मुझे पहले मेरा स्टैमिना बढ़ाना चाहिए, कैसा रहेगा अगर मैं ट्रेनिंग हॉल के चक्कर लगाऊं तो? मैं खुद से अपनी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो तुम जैसे अपनी ट्रेनिंग करना चाहो वैसे कर सकती हो एरिन। और एमसी भागना शुरू कर देता है। फिर हम एरिन को देखते हैं जो कि मार्कस को ये सब बातें बता रही होती है और मार्कस काफी हैरान होता है और कह रहा होता है, ये अजीब है, आखिर ये कब तक चलेगा? फिर हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। मार्कस कह रहा होता है, 3 हफ्ते हो चुके हैं और यूरेन ने अभी तक अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। उसका काफी सारा वजन घट चुका है और उसका चेहरा भी काफी बदल चुका है। जैसी उम्मीद थी मुझे मेरे बेटे से, वजन घटने के बाद वो सच में हैंडसम लग रहा है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे रॉक्स अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और कह रहा होता है, मैं काफी पतला हो चुका हूँ पर अभी भी सीचियन टैंक लैंड ट्रेड अनलॉक नहीं हो रही है। मैं इसे एक और महीना देता हूँ और अगर ये अनलॉक नहीं होती है तो मैं वो फेटफुल इनकाउंटर चुरा लूंगा जो कि प्रोटोगोनिस्ट के लिए था। तभी यहाँ पे एरिन आती है रॉक्स के लिए डिनर लेकर और ये डिनर काफी खतरनाक होता है, जिसे देख के रॉक्स कहता है, तुम लोग मुझे दोबारा से चीरन सूप खिला रहे हो? जो सुन के एरिन कहती है, क्या तुम ये खा खा कर थक गए हो? जिसपे रॉक्स कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं ये 3 हफ्तों से खा रहा हूँ। जिसपे एरिन कहती है, यंग मास्टर आखिर क्या है वो चीज जो आपको चाहिए? क्या आपको वेट लॉस करना है या नाइट बनना है? जिसपे रॉक्स कहता है, ऑफ कोर्स मुझे नाइट बनना है। जो सुन के एरिन कहती है, इस टेरिटरी में माइटी मार्कस तक चीरन सौ पीते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो अब आपको यानी यंग मास्टर को कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए पर अपना चीरन सूप चुपचाप खा लेना चाहिए। और इससे ऐसा देखकर रॉक्स डर जाता है और कहता है, ठीक है, और अपने मन में कह रहा होता है, जियो और सीखो, ये किस तरह का आउटडेटेड बूमर है। वेल इसने मेरी काफी मदद करी है वजन कम करने में, अभी के लिए मैं इसे खा लेता हूँ। एमसी से खाता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये क्या है, आज का चीरन सूप कुछ अलग टेस्ट कर रहा है। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुमने जहर खाया है। जो देख के एमसी हैरान हो जाता है। मैं भी क्या उससे बार बार एमसी कह रहा हूँ, रॉक्स। ठीक है तो तुम लोग कंफ्यूज ना होना अगर मैं रॉक्स या एमसी कहूँ तो। तभी सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, तुमने वो कंडीशन पूरी कर ली है जो कि सीचियन टैंक लैंड को अनलॉक करने के लिए चाहिए थी। ट्रेड सीचियन टैंक लैंड अनलॉक हो चुकी है। और ये देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्कस अपने बेटे की तारीफ कर रहा होता है कि कैसे वजन कम होने के बाद उसका बेटा हैंडसम लग रहा है और वो अब बड़ा हो चुका है। तब यहाँ पे कोई आता है और हम देखते हैं ये मार्कस की वाइफ है जो कि उसके लिए चाय लेके आई है। ये मार्कस की दूसरी बीवी है काइना, जो मार्कस को ऐसे देख के उससे पूछती है, आप किस चीज को इतनी ध्यान से देख रहे हैं? जिसपे मार्कस कहता है, मैं बस सोच रहा था कि गार्डन कितना सुंदर लग रहा है। काइना कहती है, मैं गार्डन का खुद से ध्यान रख रही हूँ। जिसपे मार्कस कहता है, तुम्हारी स्किल्स सच में काफी कमाल की हैं। काइना मार्कस को गले लगाते हुए कहती है, बाय द वे मार्कस, तुम कॉलिन को अपने सक्सेसर के तौर पे चुनोगे जैसा तुमने पहले कहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो ये अच्छा रहेगा अगर हम इसे जल्दी कर दे तो। तभी मार्कस कहता है, काइना उसमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। जिसपे काइना पीछे होती है और कहती है, क्या पर आपने कहा था कि आप कॉलिन को अपना सक्सेसर बनाओगे इसी महीने। मार्कस कहता है, हाँ तुमने सही सुना था, तुम्हें नहीं लगता यूरेन अपने होश में आ चुका है? वो बड़ा बेटा है रॉक्स फैमिली का, अगर वो सच में अपने आप को सुधार रहा है तो वो एक बढ़िया सक्सेसर बन सकता है। जो सुन के काइना कहती है, हाँ मैंने भी यूरेन के बारे में सुना है, मुझे भी उसकी काफी चिंता थी, बट थैंकफुली अब वो ठीक हो चुका है, आपकी थोड़ी टेंशन कम हो गई होगी। मार्कस कहता है,
हाँ सही कहा, पर ये सोचना कि उसकी मंगेतर ने उसको पीटा और वो ठीक हो गया। तभी काइना एक इविल स्माइल के साथ कहती है, तो अब आप सक्सेसर के बारे में क्या करोगे? जिसपे मार्कस कहता है, वेल क्योंकि यूरेन सिर्फ 3 हफ्तों से ही ट्रेनिंग कर रहा है तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा और देखना चाहिए उसे। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर यूरेन वापस से पहले जैसा बन जाता है तो मैं तुरंत कॉलिन को अपना सक्सेसर बना दूंगा। काइना यहाँ से जाते जाते कहती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, मैं बेडरूम में पहले जाती हूँ, आप भी अपना काम खत्म करके आ जाइएगा। मार्कस जी जाइए यार, काम खत्म करके जल्दी, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है। खैर हम काइना को देखते हैं जो कि रूम से बाहर आ जाती है और काइना काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है, यूरेन बस तू देखा जा। फिर हम रॉक्स को देखते हैं जिसकी सीचियोन टैंग फैमिली की ट्रेट अनलॉक हो जाती है और वो काफी हैरान होता है और कह रहा होता है क्योंकि सीचियोन टैंग फैमिली जहर में माहिर थी तो इस ट्रेट को अनलॉक करने की कंडीशन थी जहर खाना। पर अगर मैं इसके बारे में सोचूं तभी वो देखता है जो सिस्टम की नोटिफिकेशन होती है उसमें स्क्रॉल करने का ऑप्शन आ रहा होता है और जब वो स्क्रॉल करता है तो उसे पता चलता है कि ये पॉइजन है जो कि उसके खाने में मिलाया गया है। पर परेशान होने की बजाय वो बंदा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है सिस्टम ऐसी भी चीजें कर सकता है। तब यहाँ पे एरिन आती है। एरिन को देखते ही रॉक्स खाना शुरू कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है, पर एक सेकंड आखिर मेरे खाने में जहर किसने मिलाया होगा? नॉर्मली यूरिन जहर से नहीं मर सकता तो कुछ तो बदला हुआ लग रहा है। और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो कोई ऐसी चीज है जो तक हो जानी चाहिए थी। हाँ अब मुझे याद आया, इसी टाइम पे कॉलिन जो दूसरा बेटा है वो ऑफिशियली सक्सेसर बनने वाला था रॉक्स फैमिली का, पर वो अभी तक सक्सेसर क्यों नहीं बना? क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी है? तो फिर जिसने भी मेरे खाने में जहर मिलाया है वो उस साइट से होगा। तभी सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, वीक पैरालाइजेस पॉइजन की अनलॉक कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। और ये देख के रॉक्स काफी खुश हो जाता है। एरिन हैरान होती है और रॉक्स कुछ इस तरह का बर्ताव कर रहा होता है, खाना सच में बहुत अच्छा था, ये इतना अच्छा था कि मुझे रोना आ गया। एरिन भी सोच रही होगी कौन पागल उसके सामने बैठा है। खैर आगे रॉक्स कहता है, मुझे कुछ टाइम अकेला रहना है, क्या तुम जा सकती हो? जिसपे एरिन हाँ कहती है और कहती है ठीक है फिर आप आराम करिएगा, कल मिलते हैं। अब एरिन यहाँ से चली जाती है। रॉक्स वापस से खुद को मिरर में देखने लगता है और कहता है तो फिर अब सीचियोन टैंक खुद को दिखाओ। और स्टेटस विंडो ओपन होती है। सिस्टम के बारे में एमसी एक चीज नोटिस करता है, अगर वो किसी चीज पे फोकस करे तो वो चीज ग्लो करने लगती है जैसे यहाँ पे हो रहा है। फिर वो अपनी ट्रेड सीचियोन टैंक लैंड की स्किल्स चेक करने लगा है और यहाँ पे काफी सारी स्किल्स होती हैं जो कि अभी लॉक हैं। एमसी एक एक करके इनको देखता है और स्क्रॉल कर रहा होता है। फिर वो फाइनल स्किल देखता है जो कि लेवल 30 पे होती है। रॉक्स कहता है तो मुझे इन सबको अनलॉक करना पड़ेगा लेवल बाय लेवल, तो ये लेवल अप अनलॉक सिस्टम है। मुझे एक बेसिक पैरालाइसिस पोशन के लिए अपनी इनर टेक्निक को अनलॉक करना पड़ेगा। ये सेंस बनाता है क्योंकि सीचियोन टैंक इंटरनल एनर्जी को यूज करता था पॉइजन विल्ड करने के लिए। चलो अब मार्शल आर्ट्स चेक करते हैं और हमें यहाँ पे कुछ इनर टेक्निक्स दिखाई जाती हैं, डार्क पॉइजन आर्ट्स, थंडर नीडल आर्ट्स, 10,000 वेनम डिवाइन एनर्जी। और इनमें से एमसी एक ही इनर टेक्निक को चूज कर सकता है। एमसी थोड़ा खुश होता है और कहता है ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है एक चाइनीज नॉवल फैन के लिए। डार्क पॉइजन आर्ट से बेकी पॉइजन पे फोकस करती है और थंडर नीडल आर्ट से हिडन वेपन्स पे फोकस करती है। और 10,000 वेनम्स डिवाइन एनर्जी ज्यादा टाइम लेती है मास्टर करने के लिए, पर ये तुम्हें अलाउ करती है कि तुम दोनों में मास्टरी रीच कर सको, पॉइजन और हिडन वेपन्स में। जितना ज्यादा उतना बढ़िया, ऐसे ही तो होते हैं प्रोटोगनिस्ट भाई, जितना ज्यादा उतना बेहतर से तुम्हारा मतलब स्किल्स से है ना। खैर हम देखते हैं रॉक्स 10,000 वेनम डिवाइन एनर्जी को चूज कर लेता है और वो ग्लो करने लगता है। रॉक्स कहता है ये अनबिलीवेबल है, ये टेक्निक पूरी की पूरी मेरे ब्रेन में आ गई, मुझे अभी सर्कुलेटिंग एनर्जी को ट्राई करना है। रॉक्स अपनी टी शर्ट उतारता है और बैठ जाता है इसे ट्राई करने के लिए और कह रहा होता है मुझे अपनी बॉडी में कुछ अजीब फील हो रहा है, ये पक्का की है, इसे प्रॉपर तरीके से गाइड करना है और फिर इसे डेंटियन में स्टोर करना है ताकि इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। ये करते करते रॉक्स को सुबह हो जाती है और वो इसे अच्छे से कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये कमाल का है। तो वो सारी मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स झूठ नहीं बोलती हैं पूरी रात ट्रेनिंग करने के बारे में, ये सच है। मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही, बल्कि मुझे अपनी बॉडी पूरी एनर्जी से भरी हुई लग रही है। मैं अपनी आसपास की को सेंस भी कर सकता हूँ, मैं ये तक बता सकता हूँ कि बाहर कितने बर्ड्स बैठे हैं बिना उन्हें देखे। और मुझे एक सॉलिड गर्म एनर्जी भी फील हो रही है अपनी डेंटियन के अंदर। और अगर अब मैं अपनी की को सर्कुलेट करता हूँ अपने हेड में बिना किसी मिरर के, मैं स्टेटस विंडो को ओपन कर सकता हूँ और हम देखते हैं इसकी 10,000 वेनम डिवाइन एनर्जी एक स्टार पे पहुंच चुकी है। तभी रॉक्स को एक जाना पहचाना ऑरा महसूस होता है बाहर से और यहाँ पे एरिन आती है और कहती है यंग मास्टर मैं आपको जगाने आई हूँ, पर एक सेकंड ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पूरी रात सोए नहीं है? रॉक्स कहता है हाँ बस ऐसे ही। जिसपे एरिन कहती है ये अच्छा नहीं है, आपको आज ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। ये कह के एरिन जाने लगती है पर रॉक्स इसे रोकते हुए कहता है नहीं रुको मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल टॉप कंडीशन में हूँ, मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। जो सुन के एरिन कहती है ठीक है फिर मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। और ये कह के वो बाहर आ जाती है और कहती है यंग मास्टर आखिर कब से आपके मसल बनने लगे? सीन शिफ्ट होता है और ये लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। रॉक्स पहले जैसे वेपन्स को देख रहा होता है और उनमें से एक छोटी सी चाकू उठाता है और जब वो टारगेट को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अपनी आंखों के सामने उसे क्रॉस हेयर दिख रहा होता है जैसा गेम्स में होता है। रॉक्स तैयार हो जाता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए और वो पूरी ताकत से, ये सब एरिन भी देख रही होती है। रॉक्स पूरी ताकत से उस चाकू को फेंकता है और वो डायरेक्ट जाके टारगेट को लगता है, जो देखिए रॉक्स खुश हो जाता है और एरिन हैरान हो जाती है। और तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, सीचियोन टैंक फैमिली की हिडन वेपन्स अनलॉक हो चुकी हैं।
आगे एरिन हैरान होती है और वो रॉक्स से पूछती है, यंग मास्टर आपने अभी अभी क्या करा? जो सुन के रॉक्स कहता है, मुझे भी नहीं पता, शायद ये मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग का फल है। जो सुन के एरिन और हैरान हो जाती है। रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं एरिन को इतना हैरान देख रहा हूँ, क्या ये मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए? और वो दोबारा से एक चाकू उठाता है और अपने मन में कह रहा होता है, जब भी मैं किसी चीज को पकड़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट से एक आग जैसी एनर्जी ऊपर आ रही हो। ठीक है, इसे अब मैं और भी तेजी और ताकत से फेंकूंगा। ये कह के रॉक्स दोबारा से चाकू को फेंकता है, पर इस बार काफी तेजी से और ताकत से। और हम देखते हैं कि टारगेट टूट जाता है। ये देखे एरिन और हैरान हो जाती है और रॉक्स आके कहती है कि टारगेट वो टूट गया। रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है, ऑनेस्टली मेरे लिए एफपीएस गेम का क्रॉस हेयर अपीयर होना बेसिकली एक चीट कोड यूज करने जैसा है। बिलीव इट और नॉट, एक टाइम था जब एक एफपीएस गेम था बैटल अटैक। मैंने उस गेम का एक पीसी कैफे टूर्नामेंट भी जीता था। एरिन रॉक्स से पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जिसके जवाब में रॉक्स कहता है, एरिन क्या तुम्हें मुझ में से कुछ फील हो रहा है? जिसपे एरिन कहती है, कुछ फील हो रहा है? वेल हाँ, एक तो तुम्हारा कल से वजन और कम हो गया है, मैं ठीक से कह नहीं सकती। रॉक्स कहता है, मेरा और वजन कम हो गया? एरिन कहती है, हाँ तुम रोज ट्रेनिंग भी करते हो और चिकन सूप भी पीते हो जिससे तुम्हारा वजन कम हो रहा है, पर आज तुम कुछ ज्यादा ही बदले हुए लग रहे हो। रॉक्स कहता है, सच में? और अपने मन में कहता है, शायद ही मेरे अंदर की एनर्जी सेंस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में मैं वो अकेला इंसान हूँ जो इनर एनर्जी को यूज कर सकता है और कोई और इसे डिटेक्ट भी नहीं कर सका। सच में मुझे खतरनाक पावर मिली है। रॉक्स काफी खुश होता है और एक और चाकू उठाता है और कहता है, हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? और वो एक के बाद एक टारगेट को मारे जा रहा था और उसके सारे निशाने परफेक्ट लग रहे होते हैं। ये सब देख के एरिन काफी शौक में होती है और वो कहती है, क्या ये मैं भी ट्राई कर सकती हूँ? जिसपे रॉक्स कहता है, हाँ ठीक है। एरिन एक चाकू उठाती है और उससे थ्रो करती है, पर उसका निशाना बहुत बुरी तरीके से चूक जाता है। जिसपे रॉक्स हंसते हुए कहता है, तो कुछ ऐसा भी है जो तुम नहीं कर सकती। तभी रॉक्स को एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है और उसकी एक और स्किल खुल जाती है जिसका नाम है स्ट्रेट कट। इसमें वो किसी भी चीज को ज्यादा तेजी से और ज्यादा ताकत से थ्रो कर सकता है, जिसे देख के रॉक्स काफी खुश हो जाता है और कहता है, चलो अभी इसे ट्राई करते हैं। और पीछे एरिन गुस्से में होती है कि वो ये क्यों नहीं कर पा रही है। रॉक्स एरिन को साइड हटाता है। एरिन देखती है रॉक्स के हाथों में टूटी हुई लकड़ी की स्वाड है और रॉक्स उसी को यूज करने जा रहा होता है। रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है मेरी डैंटियन से निकलते हुए मेरी हाथों की तरफ जाते हुए। और वो अपनी स्किल का यूज करता है स्ट्रेट कट, और जब वो तलवार को फेंकता है तो टारगेट के टुकड़े हो जाते हैं। एरिन ये देखे और हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और ये कैसी पावर है? रॉक्स बातों को टालते हुए कहता है, मुझे खुद भी नहीं पता, शायद ये मेरी प्रैक्टिस का नतीजा है। एरिन कहती है, पर ये नामुमकिन है। रॉक्स एरिन से कहता है, एरिन मुझे पता है कि तुम मेरी सारी बातें मेरे फादर को बताती हो, पर मैं तुमसे कहना चाहूंगा, क्या तुम इस चीज को कुछ समय के लिए राज रख सकती हो? एरिन कहती है, पर एरिन की बातों को रोकते हुए रॉक्स कहता है, अभी के लिए मैं कुछ चीजें ट्राई कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, तो प्लीज इंतजार करो। जिसपे एरिन मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त। हम एक सस्पिशियस बंदे को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है, पर इसके पीछे रॉक्स आ जाता है जो कि अपनी पावर द क्रिएटर आइज का यूज करता है और उस बंदे के स्टेट्स देखता है। और स्टेट्स में साफ साफ पता चल रहा था कि ये बंदा भी पॉइजन यूज कर सकता है, जिससे रॉक्स को शक हो जाता है कि कहीं उसके खाने में इसी ने तो जहर नहीं मिलाया था। हम इसे शक भी नहीं कह सकते क्योंकि रॉक्स को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वो बंदा है। और वो अपनी एक नई पावर का इस बंदे पे टेस्ट करने जा रहा होता है। वो अपने हाथों से एक एरो निकालता है और कहता है, पैरालाइटिक पॉइजन, और उस बंदे पे अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक उस बंदे को लगता है, वो हिलना बंद कर देता है, उसकी बॉडी वहीं पे गिर जाती है। रॉक्स की ये पावर काम कर जाती है, जिसपे वो कहता है, ये कामयाब रहा और मुझे इस पावर की टाइम लिमिट भी दिख रही है, ये 1 घंटा है, चलो पहले इसे यहाँ से लेके जाते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे किसी जगह पे वो बंदा लेटा होता है और उसकी आँख खुलती है और इसके सामने रॉक्स खड़ा होता है जो कहता है, हे अब उठ भी जा, क्या तुझे होश आ गया? तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? रॉक्स को देख के वो बंदा डर जाता है। रॉक्स कहता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरी बातों का जवाब दे, तू ही था ना वो जिसने मेरे खाने में जहर मिलाया था। आगे हम देखते हैं कि रॉक्स पेरू से पूछ रहा होता है। इस बंदे का नाम पेरू है। रॉक्स कह रहा होता है, पेरू मेरे पास तेरे लिए कुछ सवाल है, अगर जवाब हाँ हो तो 1 बार ब्लिंक करना और अगर जवाब ना हो तो 2 बार। तुझे समझ आ गया? और पेरू ब्लिंक करके बताता है कि हाँ उसे समझ आ गया। जिसपे रॉक्स कहता है, बढ़िया, अब बता, जिसने मेरे खाने में जहर मिलाया था वो तू ही था, है ना? पेरू 1 बार ब्लिंक करता है, मतलब इसी ने खाने में जहर मिलाया था। आगे रॉक्स पूछता है, वो हैन यांग हर था, है ना? इस पे भी पेरू 1 बार ब्लिंक करता है। आगे रॉक्स पूछता है, ठीक है, तेरा अगला सवाल है, जिस बंदे ने तेरे को ऑर्डर दिया था क्या वो काइना थी? पर पेरू इस पे 2 बार ब्लिंक करता है, जो देख के रॉक्स कहता है, तेरा मतलब काइना नहीं थी? तू साले झूठे, मेरे सामने झूठ मत बोल, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूँ और अगर तू झूठ बोलेगा तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। मैं दोबारा से पूछता हूँ, तुझे जिसने ऑर्डर दिया था वो काइना थी, है ना? पर इस बार भी पेरू 2 बार ब्लिंक करता है, जो देख के रॉक्स हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, अभी भी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। वेल ठीक है, मैं वो बाद में पता लगाऊंगा। रॉक्स अपनी जेब से कोई चीज निकालता है और पेरू को देता है उसे खाने के लिए और उसके बाद कहता है, ये है पैरालाइटिक पॉइजन और अब से तुम सिर्फ 1 महीने के लिए जिंदा हो। अगर तुम वो एंटीडोट नहीं लेते हो जो मेरे पास है तो तुम्हारे सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स पिघल जाएंगे। तो अब से तुम मेरी सारी बातें मानोगे, समझे? और वो पेरू को धमका के अपने गुलाम जैसे रख लेता है और रॉक्स बुरी तरीके से पेरू को डरा देता है। रॉक्स पेरू पे से पॉइजन का असर हटा देता है और उसे कहता है, अब तुम हिल भी सकते और बोल भी। तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था मेरे खाने में जहर मिलाने का? पेरू इसके जवाब में कहता है, वो आदमी नाइट कैप्टन कैरॉक्स है, उसी ने ऑर्डर दिया था आपको किसी बीमारी से मारने का इसी साल के अंदर। रॉक्स अपने मन में कहता है, कैरॉक्स। फिर हमें पता चलता है कैरॉक्स है कौन। असल में काइना का बड़ा भाई है, मतलब रॉक्स की सौतेली माँ का भाई, जिससे नाइट कैप्टन का रोल मिला था। काइना की शादी मार्कस से होने की वजह से। तो मतलब मैं पूरी तरीके से गलत नहीं हूँ, काइना के बदले
उसके भाई ने ये करा, पर अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉक्स पेरू को कोई पेपर देता है जिसे देख के पेरू कहता है ये सब तो जहर है। रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पॉइजन की जानकारी होती है जैसे इसे है, और वो पेरू से कहता है इसका मतलब है तुम उसे ला सकते हो ब्लैक मार्केट से, क्या रॉक्स से पैसे लो और उन सारे पॉइजन को इकट्ठा करो और मेरे पास लेके आओ, जितना भी तुम्हारे पास है उसी से स्टार्ट करो, कल तक ये सब स्टार्ट हो जाना चाहिए। पेरू पूछता है पर यंग मास्टर आपको पॉइजन क्यों चाहिए, जिसपे रॉक्स गुस्से में कहता है मुझे याद नहीं, मैंने कब तुझे परमिशन दी कि तू मेरे से सवाल पूछे। रॉक्स को गुस्से में देके पेरू कहता है ठीक है यंग मास्टर। रॉक्स कहता है ठीक है फिर जाओ अब, और हाँ अब से मेरा सूप जो होगा उसमें भर भर के जहर डालना, समझे, और हाँ अब से मेरे सूप में भर के हानयांग हर्ब डालना। हानयांग हर्ब एक तरह का जहर है। ये सुन के पेरू शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रॉक्स के कमरे में जहाँ पे रॉक्स कह रहा होता है ये तो सच में कमाल का था, मार्शल आर्ट सच में कितनी कूल है, ये सोचना कि वो गिर गया सिपरलाइटिक पॉइजन का यूज करके। खैर मुझे जल्द से जल्द सीचियोन टैंकलैंड की मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना होगा। अगर ये वही नॉवल है जो मैंने लिखी है तो जल्द ही बाहर की दुनिया में एक बहुत ही भयानक चीज होने वाली है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे पेरू वो सारे के सारे पॉइजन ले आता है जो उसके पास थे। रॉक्स इन्हें देखता है और कहता है ये वाला हानयांग हर्ब है और ये वाला ये क्रॉपा और ये वाला है वुडन वेन लीफ। इन सारे पॉइजन के नाम यंग मास्टर के मुंह से सुन के पेरू काफी हैरान हो जाता है और अपना रॉक्स शो ऑफ करते हुए कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, पर असल में उसे ये सारे नाम सिस्टम की वजह से पता चले। आगे रॉक्स कहता है पर अगर तुम मुझे मारने वाले थे तो हानयांग हर्ब काफी होते हैं तो तुम्हारे पास और भी पॉइजन क्यों है, जिसपे पेरू कहता है हानयांग हर्ब काफी टाइम लेता है पर जब वो सेटल हो जाता है तो अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और ये उससे ज्यादा चलता है जितना आप सोचते हो। अगर आप इसे दूसरे जहर के साथ मिलाओगे तब इसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सुन के रॉक्स कहता है तो तुम्हारा मतलब है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहे तो जहर और ताकतवर हो जाता है दूसरे जहर से मिलने के बाद। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? पेरू कहता है वेल जब मैं 8 साल का था तब मुझे लिविंग टैंक फैमिली में बेच दिया गया था और वहाँ पे मैंने एक पॉइजन मास्टर के अंडर ट्रेनिंग करी है। रॉक्स कहता है क्या तुम्हारे जैसे और भी है लिविंग टैंक में? पेरू कहता है पहले तो 20 बच्चे थे पर वो सब मर गए, सिर्फ मैं ही अकेला बचा। ये सुन के रॉक्स अपने मन में कहता है ये सेंस बनाता है, जिन बच्चों के पास पॉइजन एफिनिटी की ट्रेट नहीं थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, पर ये बंदा अलग है, शायद से मैंने अपने लिए एक यूजफुल टूल ढूंढ लिया। रॉक्स एक स्माइल के साथ कहता है तुमने अच्छा काम करा, आज के लिए इतना काफी था, तुम अब जा सकते हो। पेरू यंग मास्टर को थैंक यू बोलता है और यहाँ से चला जाता है। पेरू के जाते ही रॉक्स कहता है ठीक है अब शुरू करते हैं, और हम देखते हैं जो 10,000 वेनम डिवाइन एनर्जी है वो अब 20% हो चुकी है, 10% से बढ़कर। आगे रॉक्स उन सारे जहरीले पेड़ पौधों को खाने लगता है। उसे ये खाने में अच्छा तो नहीं लगता पर उसकी जो 10,000 पॉइजन्स डिवाइन बॉडी है वो सारे जहर को एब्जॉर्ब कर रही थी और आखिर में उसे ये सब कंप्लीट करने के लिए डेंजर पॉइजन ब्रीथिंग मेडिटेशन टेक्निक की जरूरत थी और रॉक्स मेडिटेशन करने बैठ जाता है क्योंकि उसे आज रात लेवल 2 पे जाना ही था। हम अगली सुबह का सीन देखें जहाँ पे एरिन रॉक्स के कमरे में आती है और कहती है यंग मास्टर सुबह हो चुकी है। एरिन रॉक्स को देख के हैरान रह जाती है क्योंकि रॉक्स की बॉडी और भी ज्यादा मस्कुलर हो जाती है। वो कहती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और हम देखते हैं उसके सारे स्टेट्स लेवल 2 पे चले जाते हैं और उसे एक मार्शल आर्ट भी मिल जाती है जिसका नाम होता है सोरयोंग्स फुटवर्क और कुछ पॉइजन्स की स्किल्स भी अनलॉक हो जाती हैं, तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। एरिन काफी हैरान होती है, वो समझ नहीं पा रही होती कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पर तभी वो कहती है कि यहाँ पे कितनी बुरी स्मेल आ रही है और ये स्मेल किसी और के पास से नहीं बल्कि रॉक्स के पास से आ रही होती है। रॉक्स हंसते हुए कहता है वेल, और अपने मन में कह रहा होता है तो ये सच है जब तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है और तुम्हारी मार्शल आर्ट्स लेवल अप करती है तो तुम्हारी बॉडी से काफी सारा पसीना आता है। रॉक्स कहता है काफी बदबू आ रही है ना, मुझे शायद से खिड़की खोल लेनी चाहिए, जिसपे एरिन उसे मना करती है और कहती है प्लीज खिड़की मत खोलना, जाओ जाके नहा के आओ। अगले सीन में हम देख रहे हैं रॉक्स एरिन के साथ कहीं पे जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है हाँ सोरयोंग्स फुटवर्क टैंक फैमिली की टेक्निक है जो कि परफेक्ट है फास्ट मूवमेंट और किसी पे अटैक करने के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा मुझे वो स्किल मिली है जो सिर्फ नॉवेल्स में होती है। ही मुझे ये स्किल यूज करके काफी मजा आ रहा है। पर रॉक्स को ऐसा बर्ताव करते हुए देख एरिन कहती है यंग मास्टर अचानक से आप किसी शराबी जैसे क्यों चलने लगे, क्या आप ठीक है? रॉक्स कहता है हाँ मेरी फिक्र मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाँ। और ये कहने के बाद ये बंदा सच में शराबियों जैसे चलने लगा है। आगे एरिन कहती है पर क्या सच में ये ठीक रहेगा, आज आप सच में पहले वाली ट्रेनिंग हॉल में जाने वाले हैं, वहाँ बहुत सारे और भी नाइट्स होते हैं। जो सुन के रॉक्स कहता है मैंने तुमसे कहा था ना ये ठीक रहेगा, मैं बस देखना चाहता हूँ कि दूसरे नाइट्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं, मेरी चिंता मत करो। आगे ये लोग पहले वाले ट्रेनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे नाइट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। 2 नाइट्स एक साथ खड़े होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है ये लोग कौन आ रहे हैं, वो लड़का कौन है? वो लड़की तो उस यंग मास्टर की बटलर है ना, और उसके पीछे वो लड़का कौन है? आखिर ये बंदा है कौन? क्या हमारे मार्कस हाउस में इतना हैंडसम कोई बंदा है? नहीं, मैंने सुना था कि हमारे यंग मास्टर ने बहुत ज्यादा वजन घटा लिया है। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ये वो घटिया यंग मास्टर है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 महीने पहले तो वो सुअर जैसा दिखता था। आखिर उसने कौन से तरह का जादू करा अपने ऊपर? वैसे तो ये लोग काफी धीरे बातें कर रहे होते हैं पर रॉक्स को वो सारी बातें समझ आ रही होती हैं अपनी इनर एनर्जी की वजह से, जो सुन के रॉक्स गुस्सा भी होता है। तभी एरिन रॉक्स से कहती है उधर देखो वहाँ पे जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है वो काफी अच्छे से कर रहा है, वो एक ट्रेनी नाइट लग रहा है पर उसकी फॉर्म काफी अच्छी है, वो जल्दी ही जूनियर नाइट बन जाएगा। वो जो मूव्स का इस्तेमाल कर रहा है वो बेसिक स्वार्ड स्टैंस है रॉक्स फैमिली के। इस बंदे को देख के रॉक्स हैरान हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है ये बंदा तो क्राइड है, ये नॉवल का मेन कैरेक्टर है जो आगे जाके प्रोटोगनिस्ट से मिलेगा। मैंने कभी
लिखा ही नहीं था कि ये हीरो से मिलने से पहले कैसा था। ये सोचना कि ये बंदा यहाँ पे ये सच में कमाल का है, शायद ये मेरे लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। पर अभी के लिए रॉक्स बाकी के नाइट्स को देखा है और अपने प्रति उनकी नफरत को देखा और कहता है तुम लोग मेरा टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाले हो। रॉक्स एक जगह पे खड़ा हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है चलो शुरुआत इस बंदे से करते हैं, और अपनी एक स्किल प्रोलॉन्गेड पॉइजन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो बंदा रुक जाता है और गिर जाता है। बाकी के नाइट्स आके उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है, क्या उसे टॉयलेट जाना है, पर वो बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है सिवाय चिल्लाने के। बाकी के नाइट्स कहते हैं हे तुम्हें हुआ क्या है, हमें प्रीस्ट को बुलाना पड़ेगा। पर तभी जो बंदा गिरा हुआ था वो अचानक से ठीक हो जाता है और कहता है सारा दर्द चला गया। जो सुन के बाकी के नाइट्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तू हम लोगों से मजाक कर रहा है, मैंने तुझसे कहा था जब टॉयलेट जाना हो तो चला जाया कर, साले तू तो गया कमीने। दूर से खड़ा हुआ रॉक्स ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है ठीक है अगली बारी तेरी है, ठीक है इस बार मैं ये यूज करूंगा। आगे रॉक्स उन तीनों नाइट्स पे सोल किलिंग स्मोक यूज करता है। ये स्किल इल्यूजन क्रिएट करती है और ये एक्टिवेट होते ही तीनों नाइट इल्यूजन में फंस जाते हैं। एक बंदे को अपने आगे एक खतरनाक सा मॉन्स्टर दिख रहा होता है। एरिन देखती है कि आखिर उधर चल क्या रहा है, और आगे वो तीनों नाइट चिल्लाने लगते हैं और जमीन पे पड़े होते हैं। एरिन हैरान होकर कह रही होती है आखिर ये सब ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, पर इन तीनों नाइट्स को इल्यूजन दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कोई ड्रैगन उन पर अटैक कर रहा है या कोई स्केलेटन उन्हें मार रहा है। पर तभी इन नाइट्स को वो सारी चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, जो देख के वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये इसलिए हुआ होता है क्योंकि जो रॉक्स होता है उसने अपनी स्किल डीएक्टिवेट कर दी होती है। वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे इस चीज को खून खराबे में नहीं बदलना, क्योंकि वो जो तीनों नाइट्स है उन्हें लग रहा था कि सामने वाला मॉन्स्टर है, जबकि वो एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं। आगे रॉक्स कहता है एरिन वापस चलते हैं। एरिन कहती है क्या हम अभी वापस जा रहे हैं। रॉक्स कहता है यहाँ काफी शोर है, चलो फोर्ट ट्रेनिंग हॉल में चलते हैं। ये लोग फोर्ट ट्रेनिंग हॉल में जा रहे होते हैं, पर तभी एक सर्वेंट भागते हुए आती है और कहती है यंग लॉर्ड आप यहाँ पे हैं, कोई मेहमान आया है। जिसपे रॉक्स पूछता है मेहमान पर कौन, जिसपे वो सर्वेंट रॉक्स को बताती है वेल लेडी इलिया आपसे मिलने आई है। और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रॉक्स का इंतजार कर रही होती है, और ये लड़की रॉक्स की मंगेतर है लेडी इलिया। इलिया कह रही होती है यूरेन इस बार तो मैं हमारी एंगेजमेंट को तोड़ ही दूंगी। और हम लेडी इलिया को देखते हैं जो कि काफी प्यारी लग रही होती है। एक सेकंड नहीं एमसी की बंदी है ये, मेरी नहीं। और हम लेडी इलिया को देखते हैं जो कि काफी प्यारी लग रही होती है। नहीं रॉक्स भाई मैंने कुछ नहीं कहा आपकी मंगेतर को, सॉरी। तो खैर यहाँ पे रॉक्स आ जाता है और कहता है इलिया तुम यहाँ आ गई। और इलिया जैसे ही रॉक्स को देखती है वो हैरान रह जाती है। आगे हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही सर्वेंट रॉक्स को बताती है कि मैडम इलिया मिलने आई है। ये सुन के रॉक्स थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में कहता है इलिया मार्केस मेरी मंगेतर जो कि अपने फिस्ट में काफी माहिर है वो मिलने आई है। सही कहा ये वही टाइम है जब इलिया एंगेजमेंट तोड़ने की बात करेगी, पर यूरेन उससे मना करता रहेगा। आगे यूरेन कहता है ठीक है आप कुछ नहीं कर सके, मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। आगे हम इलिया को देखते हैं जो की कह रही होती है कि इस बार वो एंगेजमेंट तोड़ देगी। तभी यहाँ पे रॉक्स आता है जिसे देख के इलिया पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो रॉक्स से कहती है तुम हो कौन, जिसपे थोड़ा ऑकवर्ड होकर रॉक्स कहता है मैं यूरेन हूँ। इलिया चिल्लाती है क्या, रॉक्स कहता है हाँ काफी टाइम हो गया है ना। इलिया पूरी तरीके से हैरान होती है और कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने रूमर्स सुने थे कि तुमने अपना वजन कम कर लिया है, पर मुझे लगा वो पूरी तरीके से झूठ है। 2 महीने भी नहीं हुए, आखिर तुम इतना कैसे बदल गए। इलिया की ये बात सुनकर रॉक्स शांति से जवाब देता है वेल क्योंकि मैंने काफी मेहनत करी है। इलिया कहती है तुमने मेहनत करी है, जिसपे रॉक्स कहता है तुमसे पिटने के बाद मैंने बहुत सोचा और मैंने फैसला करा बदलने का। इलिया पूछती है क्या तुम वापस से लड़ाई करने वाले हो या मुझसे बदला लेने वाले हो, जिसपे रॉक्स कहता है नहीं, और अपने घुटनों पे आ जाता है, जिसे देख के इलिया शॉक हो जाती है। रॉक्स कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाया और मैं उन चीजों के लिए शर्मिंदा हूँ जो पहले हुआ था। अगर तुम उस चीज की वजह से एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इलिया रॉक्स को ऐसे देख के बहुत हैरान होती है और कहती है क्या आखिर तुम हो कौन, जिसपे रॉक्स कहता है मैं वो बेकार सा घटिया यूरेन रॉक्स हूँ, मैं दोबारा से तुमसे माफी मांगता हूँ। इलिया अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही होती है। रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है सच कहूँ तो ये मेरी गलती नहीं थी, बल्कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर है उसकी गलती थी, पर जिस वजह से मैं माफी मांग रहा हूँ वो है कि इलिया एक सिंपल हीरोइन नहीं है। उसकी स्वार्ड क्वीन ट्रेट, उसकी इस ट्रेट से वो सिर्फ ताकतवर बनती जाती है और आगे जाके वो प्रोटोगनिस्ट को बचाएगी और यहाँ तक कि मेन विलन को भी हराएगी, और ये सब हो पाएगा उसकी स्वार्ड क्वीन ट्रेट की वजह से। इसीलिए अगर हम एंगेजमेंट तोड़ भी दें तो उसे दोस्त बनाना फायदेमंद रहेगा। इलिया रॉक्स से कहती है उठो क्या तुम सीरियस हो। रॉक्स कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ। तभी इलिया गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है नहीं कसम खाओ। इलिया को ऐसे देखकर रॉक्स अपने मन में कहता है ये ऑरा है, ये सोचना कि वो अपने ऑरा से मुझ पर दबाव डालेगी, मुझे लगता है ये सीन मैंने कहीं देखा है। तभी इलिया कहती है कसम खाओ कि तुम दोबारा से वैसे नहीं बनोगे, और अगर तुम बनोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रॉक शॉक होकर अपने मन में कहता है ये तो वो डायलॉग था ना जो इलिया ने प्रोटोगोनिस्ट को कहा था, यूरेन को नहीं। इसका नाम यूरेन फॉक्स है, तो कभी मैं अगर यूरेन या रॉक्स कहूँ तो कंफ्यूज मत होना। खैर आगे रॉक्स अपने मन में कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तभी रॉक्स अपनी पावर भी यूज करता है 10,000 पॉइजंस मैग्नेटो डिवाइन आर्ट, और इलिया के ऑरा को ब्रेक कर देता है। इलिया हैरान होती है और कह रही होती है ये कैसे, मेरा ऑरा। रॉक्स कहता है हाँ मैं कसम खाता हूँ।
रॉक्स ये चीज इतनी प्यार से कह रहा होता है कि इलिया ब्लश कर देती है और यहाँ से जाते हुए कह रही होती है, ठीक है मैं तुम पे नजर रखूंगी और अगर तुमने कोई और गलती करी तो मैं इस एंगेजमेंट को टाल दूंगी। रॉक्स हैरान होता है, कह रहा होता है कि वो इसे टाल देगी, इसे तोड़ेगी नहीं। अगले सीन में मार्कस और इलिया को देखें जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मार्कस कहता है, क्या तुम यूरेन से मिली? जिसपे इलिया कहती है, हाँ। मार्कस कहता है, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया? इलिया कहती है, हाँ, एंगेजमेंट, मैं उसे नहीं तोड़ूंगी। ये सुन के मार्कस हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इलिया कहती है, मेरे फादर कहते हैं कि लोग कभी नहीं बदल सके, पर तभी एक रूमर आता है कि वो बदल चुका है, इसीलिए मैं क्यूरियस थी। मैं सोच रही थी क्या वो पुराना कमजोर और अच्छा यूरेन बन चुका है जैसा वो बचपने में था, पर नहीं, वो पूरी तरीके से एक अलग इंसान बन चुका है, इसीलिए मैं उसके ऊपर एक और बार भरोसा करूंगी। मार्कस कहते हैं, तो ये बात है? जिसपे इलिया कहती है, हाँ, और आगे कहती है, पर अगर वो दोबारा से वही पुराना यूरेन बनता है तो मैं उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगी। मार्कस ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ तुमसे यही एक्सपेक्टेड था ग्रेट हीरोइन, प्लीज यूरेन का अच्छे से ख्याल रखना। आगे इलिया कहती है, ठीक है अब मुझे जाना होगा। जिसपे मार्कस कहता है, हाँ तुम कुछ दिन रुक क्यों नहीं जाती? जिसपे इलिया कहती है, वो असल में मैंने अपने फादर से कहा था कि मैं एंगेजमेंट तोड़ने के लिए जा रही हूँ। मार्कस कहता है, अच्छा तो फिर तुम जाने से पहले यूरेन क्यों नहीं मिल रही? इलिया कहती है, नहीं वो अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मार्कस कहता है, हाँ ठीक है, अपने फादर को मेरा हेलो कहना। इलिया यहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जब मार्कस ने रॉक्स को बुलाया होता है अपने कमरे में। रॉक्स कहता है, आपने मुझे बुलाया? जिसपे मार्कस कहता है, तो तुम आ गए। पर तभी वो रॉक्स को देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं पर आखिर तुम हो कौन? जो सुन के रॉक्स कंफ्यूज हो जाता है। मार्कस आता है और कहता है, हाँ मैं मजाक कर रहा था, मजाक, तुम सच में काफी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? जो सुन के रॉक्स कहता है, ये इसलिए तो नहीं कि मुझे मेरे नाइट की ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। मार्कस कहता है, ओहो ये सही है, तुम काफी होशियार भी हो गए हो। हाँ टाइम आ चुका है कि तुम रॉक्स फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप सीखो। तभी रॉक्स थोड़ा सीरियस होता है और कहता है, मार्कस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मार्कस हैरान होता है और कहता है, क्या तुमने थ्रोइंग आर्ट्स कहा? तुम थ्रोइंग आर्ट्स सीखना चाहते हो स्वॉर्डमैनशिप के बदले? जिसपे रॉक्स कहता है, हाँ। मार्कस गुस्सा होता है और कहता है, ये अलाउड नहीं है, ये चीप ट्रिक है जो कि चोर लोग यूज करते हैं। एक छोटी सी डैगर जैसी चीज से तुम किसी नाइट का आर्मर भी नहीं तोड़ पाओगे, यहाँ तक कि तुम एक लो क्लास मॉन्स्टर बोरा को भी नहीं मार पाओगे, तुम समझ रहे हो? ये सुन के रॉक्स कहता है, ठीक है तो चलो एक शर्त लगाते हैं कि मैं डैगर से बोरा को मार पाऊंगा कि नहीं। अगर तुम इस बारे में कॉन्फिडेंट हो तो चलो शर्त लगाते हैं। ये सुन के मार्कस कहता है, ये कैसी बेकार की जिद है, एक वॉरियर की तलवार पर ऑरा होना चाहिए, तब जाके वो बोरा की स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इसीलिए भले ही तुम थ्रोइंग आर्ट 100 सालों तक क्यों ना सीखो, पर तुम कभी भी बोरा की स्किल्स को तोड़ नहीं पाओगे। ये सुन के रॉक्स कहता है, तो इस हिसाब से मार्कस तो जीत जाएगा ना, तो हमें शर्त लगानी चाहिए। ये सुन के मार्कस कहता है, हाँ कितना बेकार ही है, ठीक है मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए। आखिर तुम इस शर्त पे क्या दांव पे लगाने वाले हो? जिसपे रॉक्स कहता है, अगर मैंने डैगर से बोरा को पकड़ लिया तो अपनी ट्रेनिंग में खुद संभालूंगा, पर अगर मैं हार गया तो मैं मार्कस का कहना मानूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम रॉक्स को देखते हैं जो कि अपने कमरे में होता है और कह रहा होता है, ठीक है अच्छी बात यह है कि एरिन ने मेरी ट्रेनिंग के बारे में मार्कस को नहीं बताया और कल है प्रैक्टिकल टेस्ट। मैं सोच रहा हूँ मुझे कितनी बार ट्राई करना होगा बोरा की स्किल्स को तोड़ने के लिए, इस बारे में मैं क्यूरियस हूँ। खैर मुझे आज रात थोड़ा जहर खा लेना चाहिए और अपनी 10,000 पॉइजन मैग्नेट और डिवाइन आर्ट्स को 3rd स्टार कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे एरिन आती है और कहती है, यंग मास्टर मैं एक मैसेज देने आई हूँ, कल की शर्त की टाइमिंग है 12 बजे पहले वाली ट्रेनिंग ग्राउंड में। रॉक्स एरिन से पूछता है, क्या तुम्हें इस शर्त की डिटेल्स पता है? जिसपे एरिन कहती है, मुझे ही नहीं बल्कि सारे लोगों को पता है और ये बात अब लोगों के लिए हंसी मजाक बन चुकी है। रॉक्स कहता है, हाँ हंसी मजाक, तुम्हारा क्या मतलब है? एरिन बताती है, वो सारे के सारे ये बातें कर रहे हैं कि यंग मास्टर अपनी पैंट गीली कर देंगे बोरा को देखने के बाद और भाग जाएंगे वहाँ से। सब काफी मजे कर रहे हैं ये बातचीत करके, क्योंकि अभी के लिए यंग मास्टर पूरी पब्लिक के दुश्मन है। ये सुन के रॉक्स कहता है, ठीक है वो सारे के सारे लोग कल आएंगे ना? जिसपे एरिन कहती है, हाँ वो सारे के सारे लोग आएंगे ट्रेनिंग ग्राउंड में आपका मैच देखने के लिए। रॉक्स अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तो सारे के सारे लोग देखेंगे, पर तुम्हें क्या लगता है? जिसपे एरिन कहती है, कल यंग मास्टर का दिन है। आगे हमें सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है, जो 10,000 पॉइजन डिवाइन आर्ट है वो 3rd स्टार पे पहुंच चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग हॉल में और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं यंग मास्टर का मैच देखने, यानी रॉक्स का मैच देखने। रॉक्स कहता है, यहाँ तो सच में काफी सारे लोग आए हैं। मार्कस यूरेन से पूछता है, क्या तुम तैयार हो यूरेन? जिसपे यूरेन कहता है, हाँ पर यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। मार्कस कहता है, मैंने तो सिर्फ मैजिशियंस को बताया था, पर लगता है ये खबर पूरे एरिया में फैल चुकी है, इसीलिए अपने आप को शर्मिंदा मत करना। तभी यहाँ पे एक मैजिशियंस अपने मैजिक का यूज करके बोरा को समन करने जा रहा होता है। रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है, ये सोचना कि मैं अपनी आंखों के सामने जादू देख रहा हूँ। तभी यहाँ पे वो मैजिक बीस्ट बोरा का समन हो जाता है। रॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है, एक चीज है जो कि और कमाल की है, उस मॉन्स्टर को देखना जिसे मैंने खुद बनाया अपने शब्दों से। और तभी हम बोरा को देखते हैं, नहीं भाई ये नहीं हो सकता, मैंने सोचा था बोरा कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा, पर ये क्या है? ये क्यूट सी मछली, और ये बाकी सारे ऑडियंस में बैठे लोग इसे देख के डर क्यों रहे हैं? इसे देख के रॉक्स कहता है, तो ये ऐसा दिखता है, असल में ये जो मॉन्स्टर बोरक है ना, इसे बनाने का आइडिया मुझे एक रेस्टोरेंट में फिश खाते हुए आया था। अगर इसके हाथ या पैर नहीं होते तो ये और भी क्यूट होता। खैर तभी बोरक रॉक्स पे अटैक कर देता है, पर रॉक्स उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है, जिसे देख के ऑडियंस काफी हैरान होती है। और मार्कस कह रहा होता है, अभी नहीं। रॉक्स बोरक से थोड़ा दूर चला जाता है और कह रहा होता है, वो
ये बिना किसी वार्निंग के मुझ पर अटैक कर रहा है, पर ये उतना भी तेज नहीं है। पहला, चलो देखते हैं कि इसकी स्किल्स कितनी खतरनाक है। रॉक्स अपने हाथ में एक छोटा सा डैगर पकड़ लेता है, पर तभी रॉक्स ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका जो सिस्टम है वो उसे बोरा का वीक पॉइंट बता रहा होता है। रॉक्स कहता है चलो इसे ट्राई करते हैं, और उसका जो डैगर होता है वो बोरा के वीक स्पॉट पे टारगेट करके खूब तेजी से फेंक देता है और आगे बोरक एक अटैक में निपट जाता है। इस मछली से वैसे भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। ये देखिए रॉक्स अपना सर पकड़ते हुए अपने मन में कहता है ये एक ही हिट में मर गया, और पूरी ऑडियंस शॉक, और यहाँ तक कि मेन बंदा मार्कस और ज्यादा शॉक होता है। सब रॉक्स को चीयर करने लगते हैं और उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। रॉक्स ये सब देख रहा होता है। तभी मार्कस रॉक्स के पास आता है और कह रहा होता है यूरेन आखिर तुमने ये कैसे करा? रॉक्स कहता है मैंने बस निशाना लगाया और मार दिया। मार्कस कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बोरक एक सिंगल डैगर से मर गया, ये कोई सेंस नहीं बनाता। रॉक्स हंसते हुए कहता है सच में ग्रेट मार्कस रॉक्स अपनी बातों से तो नहीं पलटेंगे है ना। वो मैजिशियन जिसने बोरक को समन करा होता है वो बोरक के पास जाता है और कह रहा होता है लॉर्ड मार्कस बोरक के हाथ पे अटैक करा गया है जहाँ पे कोई भी स्किल्स नहीं है। यंग मास्टर का डैगर काफी बुरी तरीके से लगा यहाँ पे। जो सुन के मार्कस हंसते हुए कहता है देखो देखो ये बस किस्मत ही है। जिसपे रॉक्स कहता है नहीं नहीं ये किस्मत नहीं है शर्त थी। आगे मार्कस कहता है चलो ये एक और बार करो। रॉक्स कहता है आप फालतू की बातें कर रहे हैं। मार्कस कहता है मैं इस शर्त में एक और चीज जोड़ता हूँ, अगर तुम इस बार जीत जाते हो तो जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, पर अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप ही सीखनी पड़ेगी जैसा हमने प्लान करा था। रॉक्स ये सुन के खुश हो जाता है और कहता है एक विश सच में? और मार्कस आगे बताता है पर इस बार तुम्हारा एनिमी बोरक नहीं बल्कि एक नाइट होगा, क्या तुम ये करने को तैयार हो? रॉक्स कहता है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और अपने मन में कह रहा होता है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। और रॉक्स काइना के ब्रदर कैरॉक्स को देखते हुए कह रहा होता है नाइट कमांडर कैरॉक्स ये अच्छा मौका है तुम्हारा घमंड तोड़ने का। पर मनी मन रॉक्स ये भी सोच रहा होता है पेरू से पॉइजन की सप्लाईज लेने के लिए उसे कैरॉक्स को छोड़ना पड़ेगा। तभी मार्कस कहते हैं एक फॉर्मल नाइट कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इसीलिए हम ट्रेनी नाइट के साथ जाएंगे, ये एक फेयर फाइट होगी है ना। ट्रेनी नाइट सुन के रॉक्स कहता है तो क्या मैं अपने हिसाब से किसी नाइट को चुन सकता हूँ? जिसपे मार्कस कहता है हाँ कौन, तुम किसे चुनने वाले हो? जिसपे रॉक्स कहता है मैं क्रेड को चुनने वाला हूँ। और आगे वही ट्रेनिंग नाइट क्रेड आ जाता है और वो मार्कस से कहता है क्या आपने मुझे बुलाया माय लॉर्ड? जिसपे मार्कस कहता है हाँ मैंने सुना है तुम ट्रेनिंग कर रहे थे, ये अच्छी बात है क्रेड, असल में ऐसा कुछ है जो तुम्हें करना है। ये सुन के क्रेड कहता है हाँ प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना है? जिसपे मार्कस कहता है वो बंदा जो वहाँ पे है उसकी पूरी आदत को ठीक करो। क्रेड रॉक्स को देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। मार्कस कहता है क्या क्या तुम ये नहीं कर पाओगे? क्रेड कहता है नहीं नहीं मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे। ये सब रॉक्स देख रहा होता है और कहता है क्रेड ज्यादा चिंता मत करो, मैं बस 3 डैगर तुम पे फेंकूंगा सिर्फ 3 बार, और अगर तुम उन तीनों से बच जाते हो तो तुम जीत जाओगे। ये सुन के मार्कस और गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम देख रहे हो ना इसकी अकड़, तुम्हें इसे सही करना होगा। फिर हम क्रेड और रॉक्स के मैच पे आते हैं। बाकी की नाइट क्रेड से कह रहे होते हैं अगर तुम हारे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम्हें 100 चक्कर लगाने होंगे ट्रेनिंग ग्राउंड के। और तभी ऑडियंस में से किसी लड़की की आवाज रॉक्स को आती है जो कह रही होती है यंग मास्टर गुड लक। जो सुन के रॉक्स कह रहा होता है कि क्या ये किसी लड़की की आवाज है? तुम कोई भी हो पर तुम मुझे चीयर कर रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है। पीछे से ये देख के क्रेड कह रहा होता है यंग मास्टर मैं तैयार हूँ। रॉक्स कहता है ओह ठीक है, और अपना पहला डैगर निकालता है। पर रॉक्स ये देख के हैरान हो जाता है कि जो क्रेड है उसकी बॉडी पे कुछ ज्यादा ही वीक स्पॉट्स हैं। रॉक्स अपने मन में कह भी रहा होता है इसके पास तो बोरक से ज्यादा वीक स्पॉट्स हैं, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन टारगेट्स पे अटैक करूंगा तो मैं इसकी जान ले लूंगा? मैं इसे जान से नहीं मार सकता, बस मैं इसे सीधा फेंकता हूँ। और ये कह के वो क्रेड की तरफ अपना डैगर फेंक देता है। क्रेड अपनी स्वाट की मदद से किसी तरह से वो डैगर डॉज तो कर लेता है पर वो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। पूरी पब्लिक हैरान होती है कि आखिर ये आवाज कैसी थी, मतलब जब यंग मास्टर का डैगर और क्रेड की स्वाट टकराई थी। ये देख के मार्कस भी हैरान होता है और जो डैगर गिरा होता है वो मार्कस उठा लेता है और कह रहा होता है नहीं सच में एक आम से डैगर में इतनी ज्यादा ताकत। क्रेड कांपने लगता है, उसकी स्वाट हिल रही होती है, उसकी बॉडी भी। रॉक्स कहता है क्या अब तुम थोड़े ढीले पड़े, तुम समझ गए ना कि तुम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, तैयार हो जाओ इस बार मैं इसे फुल पावर से फेंकने वाला हूँ। ये सुन के क्रेड और घबरा जाता है। ये देखिए रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है वो अभी भी मेन कैरेक्टर लेवल का है तो वो इस अटैक से तो नहीं मरने वाला, और अपनी स्किल डायरेक्ट शॉट का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत पावरफुल फोर्स से क्रेड की तरफ जा रही होती है और क्रेड की स्वाट से टकरा जाती है। चारों तरफ धुआं हो जाता है। पूरी पब्लिक शॉक में होती है कि यहाँ पे हुआ क्या। तभी धीरे धीरे धुआं हटने लगता है। तभी हम देखते हैं क्रेड की जो स्वाट है वो पूरी तरीके से टूट जाती है और क्रेड भी हार जाता है। ये देखिए मार्कस रॉक्स के पास आता है और कहता है हे यूरेन मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। पर रॉक्स कहता है माय लॉर्ड पर अभी शर्त पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, एक डैगर अभी भी बचा है। जो सुन के मार्कस कहता है वेट रुको बस हुआ यूरेन। रॉक्स कहता है ठीक है फिर उसी से पूछ लेते हैं डायरेक्ट, क्रेड अपना हाथ ऊपर उठाओ। पर क्रेड अभी भी हार नहीं मान रहा होता है। जो देख के रॉक्स कहता है क्या तुम ऐसे ही खत्म होने वाले हो? एक बंदा जो कि आगे जाके एक नाइट बनने वाला है क्या वो एक हाफ हार्टेड रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेगा? भले ही हार हो या जीत तुम्हें उसके कंक्लूजन पे पहुंचना होगा। ये वो चीज है जो एक नाइट को बनाती है। मैं तुमसे दोबारा से पूछता हूँ क्रेड क्या तुम ऐसे ही हार मानने वाले हो? जो सुन के क्रेड में जोश आ जाता है और वो कहता है मुझे एक नई स्वाट दो, और दोबारा से रॉक्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे रॉक्स क्रेड को मोटिवेट कर रहा होता है उससे दोबारा से लड़ने के लिए। क्रेड भी खड़ा हो जाता है और कहता है मैं क्रेड इस तरह से हार नहीं मानूंगा। और क्रेड ये कहते हुए अपने ऑरा को अवे कर लेता है। जो देखिए पब्लिक को शॉक होती है मार्कस भी हो जाता है और कहता है एक ट्रेनिंग नाइट ने अभी अभी अपने ऑरा को अवे कर लिया है। क्रेड को ऐसे देखते हुए रॉक्स अपने मन में कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था क्रेड की बर्सर्कर ट्रेड उसकी लिमिट पे पहुंच चुकी है, तो फिर अब मैं अपनी कुछ एडवांस टेक्निक्स को यूज कर सकता हूँ और उन्हें टेस्ट कर सकता हूँ।